प्रिय मित्रों, आज जो मैं केस आपको बताऊंगा वह जम्मू कश्मीर से है। 9 जुलाई 1996 को श्री हरभजन राम, जो कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, उन्होंने मुझे एक पत्र जो कि मोस्ट इमीडिएट स्टैम्प्ड था और जिस पत्र को मुझे टॉप प्रायोरिटी देने के लिए आदेश था, क्योंकि यह केस उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर सीबीआई ने लिया था और उनको समय रहते कोर्ट को प्रोसीडिंग्स इन्फॉर्म करनी थी। यह जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर पर्टिकुलरली जम्मू के बॉर्डर आरएसपुरा, रणबीर सिंहपुरा बॉर्डर पे, जो पाकिस्तान के साथ लगता है, और जम्मू से सियालकोट रोड जो पुराने टाइम में चलती थी, उसमें ठीक मध्य में रणबीर सिंहपुरा विलेज है, जो अपनी बासमती के लिए पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। और रणबीर सिंहपुरा अपने आप में एक बासमती की सबसे पुरानी मंडी है। रणबीर सिंहपुरा के पास ही से जीटी रोड पेशावर की तरफ जाती है और यह बॉर्डर से बिल्कुल साफ दिखाई देती है, जिस पे आप पाकिस्तान का ट्रैफिक देख सकते हैं। इतनी बॉर्डर के नज़दीक है। इसी रणबीर सिंहपुरा से आगे पठानकोट की तरफ साइड में, यानी कि पठानकोट की तरफ के साइड में बॉर्डर पर हमें जाना था। हुआ कुछ इस प्रकार था कि एक वकील जिनका नाम लॉयर धर्मवीर सिंह था, वो अपने घर से कोर्ट जाने वाले थे, तभी पुलिस ने उनको पकड़ लिया। 96 में ही की घटना है। और कुछ देर पुलिस में कस्टडी में रख के कुछ पूछताछ करके वकील साहब को छोड़ दिया गया, ऐसा पुलिस का कहना था। लेकिन धर्मवीर सिंह अपने घर नहीं पहुंचे, तो उनके घर वालों ने तलाश शुरू कर दी और पुलिस को इन्फॉर्म किया कि इस तरह से धर्मवीर सिंह, जिनको कि आप पूछताछ के लिए ले गए थे, वह घर पर नहीं आए हैं और उनकी खोज की जाए। अगले दिन ही आरएसपुरा बॉर्डर से थोड़ा दूर सांबा साइड में धर्मवीर सिंह की बॉडी पुलिस बल को मिलती है, जिसकी इंफॉर्मेशन जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है उन्होंने दी थी।
यह इंफॉर्मेशन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने दी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर के पास नो मैन एरिया में एक किसी व्यक्ति के गोलियों से आहत होकर मरने के लक्षणों से पड़ी है, यानी कि फायर आर्म वुंड्स उसकी बॉडी पे हैं और वह डेड बॉडी वहीं बॉर्डर में नो मैन लैंड्स में पड़ी है। पुलिस ने तुरंत उस जगह जाकर के उस बॉडी को अपने कब्जे में लिया और उनका पोस्टमार्टम 25/5/95 को, यानी कि 23-24 को ये वारदात हुई और 25/5/95 को 1995 25 मई 1995 को उनका पोस्टमार्टम जम्मू मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर CS गुप्ता, जो कि वहीं फॉरेंसिक मेडिसिन में काम करते थे मेडिकल कॉलेज में, जम्मू मेडिकल कॉलेज में, उन्होंने किया। उन्होंने उसमें जितने भी वुंड थे उन सब का डिस्क्रिप्शन दिया और कॉज ऑफ डेथ हेमरेज ड्यू टू शॉक एंड हेमरेज ड्यू टू मल्टीपल इंजरीज लिखा कि गोलियां लगने से उनके शरीर में जो खून बहा है उसने शॉक प्रोड्यूस किया है और उस शॉक से इस व्यक्ति की डेथ हो गई है, यानी कि उनको गोलियां शरीर पर लगी हुई हैं और उसी से इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग से, वो हेमरेज से वो शॉक में चले गए और उनकी डेथ हो गई। यह काज ऑफ डेथ उन्होंने दिया। सारी इंजरीज उन्होंने अच्छी तरह से 1 से लेके 8 तक, यानी कि 8 इंजरीज को उन्होंने पूरी अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ था। इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके रिश्तेदार वो इस इन्वेस्टिगेशन से खुश नहीं थे। उनका कहना था कि यह पुलिस ने मार करके, क्योंकि उन्होंने अपनी कस्टडी में लिया था, इन्होंने छोड़ा नहीं और उसे बॉर्डर पे लाके वाके मार करके उसको बॉर्डर पे बॉडी डाल के आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को माना और उन्होंने सारा केस CBI को ट्रांसफ़र कर दिया। CBI के हरभजन राम ने, सुप्रीम पुलिस ने एक पत्र मेरे को लिखा और मुझे कहा कि मैं इस केस में एसोसिएट हूँ फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अकॉर्डिंगली मैंने डायरेक्टर एम्स को परमिशन के लिए लिखा, क्योंकि हरभजन राम साहब ने इस केस को मोस्ट इमीडिएट और मुझे विशेष रिक्वेस्ट की थी कि मैं इसको टॉप प्रायोरिटी पे डील करूं, इसको अत्यधिक महत्वपूर्ण समझूं। इसलिए उन्होंने कहा कि जल्दी से आपने जो कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है उसका हमें अरेंजमेंट करने को कहें। उनके अनुसार मैंने 30 जून 1986 से लेकर के 5 जुलाई 1996 तक का अपना कार्यक्रम उनको इन्फॉर्म कर दिया और अपने यहाँ से मैंने परमिशन मांग ली। मुझे परमिशन अकॉर्डिंगली मिल गई और CBI द्वारा जो इमीडिएट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डिप्यूट किए थे
श्री BS डोगरा, जिनके साथ मैंने काफ़ी केसेस किए और काफ़ी केसेस में जो मेरी चैनल पे है उनका चर्चा मिलेगी, और इसीलिए मेरे वो अच्छे मित्र बन गए थे। उन्होंने मेरे को ये डेट्स, उनसे साथ कंसल्टेशन करके यह डेट्स तय कर ली गई थी। परमिशन मिलने के बाद सभी कंसर्न व्यक्तियों को सूचना दी गई, क्योंकि CBI ने यह भी रिक्वेस्ट की थी कि मैं संबंधित फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट के साथ में परामर्श करके इस रिपोर्ट में अगर आवश्यकता हो तो उनके परामर्श के साथ में इस रिपोर्ट की फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाए। इसीलिए मैंने सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी CBI को लिखा, उनके डायरेक्टर को। उन्होंने श्री रूप सिंह, स्वर्गीय श्री रूप सिंह, वो भी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, उनकी डेथ हो गई रिटायरमेंट के बाद, और एक फोटोग्राफर को उन्होंने डिप्यूट कर दिया। CBI की तरफ से श्री BS डोगरा, DSP, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो उस वक्त थे, जो अब रिटायर हो चुके हैं और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं लॉ की, क्योंकि वो LLB उन्होंने कर रखी थी। उनके साथ हम जम्मू के लिए अपनी टीम बना करके और रवाना हो गए। 30 को ही हम जम्मू पहुंच गए सुबह, और फिर आगे का कार्यक्रम BSF के अधिकारियों से बात करके बनाया गया। उसी दिन तैयार वगैरह होने के बाद हम लोग RS पुरा की तरफ चल पड़े। RS पुरा में, क्योंकि ये प्रॉपर RS पुरा में नहीं था, यह सांबा की तरफ जाता हुआ जो बॉर्डर है उस पर 8-10 किलोमीटर आगे था, इसलिए हम लोग उस बॉर्डर के साथ साथ BSF की मदद से जो साइट ऑफ इंसिडेंट थी वहां पहुंचे, क्योंकि इन बातों का जो प्रश्न CBI द्वारा पूछे गए थे उनका जवाब बिना रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम सीन के या क्राइम सीन की विजिट के बिना उनका जवाब नहीं दिया जा सकता था। इसलिए ये आवश्यक हो जाता था कि हम वहां जाकर के उस सीन का मुआयना करें। इसी निमित्त हम लोग वहां पे पहुंचे थे। CBI के जो ऑफिसर्स थे वो हम लोगों को उस बॉर्डर के किनारे किनारे जो एक सड़क थी उस पर चले, और हम वहाँ पहुँच गए जहाँ पर वह व्यक्ति मृत पाया गया था। यह व्यक्ति यानी कि मिस्टर सिंह वो पाए गए थे अल्लाह माई पोस्ट, जो BSF की पोस्ट थी, उसके आगे वहाँ 2 पोस्ट थी। एक थी अल्लाह माई पोस्ट और दूसरी थी मंगराल पोस्ट, और इन दोनों के आगे जाकर के बॉर्डर था जहाँ पे वाइट स्टोन्स जो बॉर्डर को इंगित करते हैं वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लगे हुए थे, और वहीं से वो जगह थी जहाँ मैं कह रहा था कि आपको GT रोड
दिखाई देती थी, यानी कि पाकिस्तान का ट्रैफिक वहाँ से साफ दिखाई देता था। वहाँ पे जाने के बाद हमको एक्चुअली उस स्पॉट पे जाना था जहाँ पर पे वकील साहब की डेड बॉडी मिली थी, और यह निर्णय करना था कि जो उनके शरीर पर 8 गोलियों के निशान हैं, एक तो ये कि उनमें एंट्री कौन सी है, एग्जिट कौन सी हैं, और फिर एंट्री और एग्जिट्स की डायरेक्शंस कौन सी हैं। उन डायरेक्शंस में एंट्री से एग्जिट वुंड जो बन रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, उन सब के एंगल निकालने के बाद उनको एक्सटेंड करके हमने यह देखना था कि जैसा बीएसएफ का स्टेटमेंट था कि ये वकील साहब सुबह वहाँ पे मृत पाए गए थे पाकिस्तान रेंजर्स के फायरिंग के बाद। उनका ये कहना था कि अर्ली मॉर्निंग में अचानक पाकिस्तान साइड से रेंजर्स ने फायरिंग शुरू कर दी, और जब तक ये लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि इन वकील साहब की डेड बॉडी, धर्मवीर सिंह जी की डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी है और उस पर फायर आर्म की गोलियाँ लगी हुई हैं। उन्होंने बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया, और पुलिस ने ही फिर पोस्टमार्टम करवाया जम्मू मेडिकल कॉलेज में। इसलिए हमारे लिए बहुत आवश्यक था कि हम उस जगह को देखें, वहाँ की प्लेन एरिया है कि ऊपर नीचे है, और किस एंगल से बुलेट बॉडी में ट्रैवल की हैं, और वो उन डायरेक्शंस के हिसाब से किस डायरेक्शन से बुलेट्स आने की संभावना क्या है। रूप सिंह जी के पे एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो जो बुलेट्स पास हुई हैं और उनमें से अगर कोई एक वहाँ मिल जाती है जगह पे, जबकि जो अभी तक कोई रिकवर नहीं हुई थी, तो फिर उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो इंडिया की गोली है या पाकिस्तान की गोली है, और किस प्रकार वेपन से वो फायर की गई है। वैसे तो कुछ अंदाज़ा वूंड्स और उनकी वूंड ट्रैक्स जो बॉडी में ट्रेवल करती हैं उनको देख करके लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर एक्चुअल बुलेट हमको कोई मिल जाती है वहाँ पे सीन ऑफ क्राइम पे, तो उससे बहुत अत्यधिक मदद मिलती है हमको आइडेंटिफाई करने में नेचर ऑफ एम्यूनिशन एंड नेचर ऑफ वेपन जिससे वो फायर किया गया है, यानी कि उसका कैलिबर, किस कैलिबर का वो वेपन है और किस तरह का है वो अगर हमको बुलेट मिल जाती हैं तो वो आसानी से उस पे एक्सपर्ट ओपिनियन हम लोग दे सकते हैं। साथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे जो फायर आर्म वुंड्स है उनको कंसिडर करते हुए, इसलिए ये हम दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता था कि उस जगह पे जो जगह ऑलरेडी बीएसएफ ने कॉर्डन करके रख छोड़ी थी कि वहाँ ज़रूर देखें कि किस ढंग से बॉडी पड़ी थी, किस तरीके से बॉडी पड़ी थी, और दूसरा वहाँ पे कोई हमें बुलेट या कुछ और मिलता है क्या सीन पर। हमें उन्होंने एक जगह से जहाँ पे कुछ बीएसएफ के जवान पेड़ों से लटक करके जालियाँ थी, कुछ मच्छरदानियों जैसी जालियाँ, जिसमें वो लोग सोते हैं और मच्छर नहीं आते, क्योंकि उस एरिया में मच्छर बहुत हैं, क्योंकि बहुत पानी बहुत है उस इलाके में, छोटी छोटी लेक्स, तालाब और नदियाँ, नाले ये काफ़ी रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पे ह्यूमिड और वाटर होने के कारण काफ़ी मच्छर रहते हैं। तो उनसे बचने के लिए वो जालियों से पेड़ों में लटक कर उसी जाली में वो सो जाते हैं। तो उस तरह से वहाँ हमें जो सिपाही मिले उन्होंने गाइड करके वही लोग हमको एक बख्तरबंद गाड़ी में बैठा करके, जो गाड़ी चारों तरफ से बंद थी और चारों तरफ से बुलेट प्रूफ थी, उस गाड़ी में लेकर के और हमें उस मौके पर गए।
जब मौके पे जाने लगे तो बीएसएफ के ऑफिसर्स ने पाकिस्तानी साइड को बता दिया था, वहाँ के ऑफिसर्स को बता दिया था कि इस तरह से दिल्ली से CFS के एक्सपर्ट और डॉक्टर डोगरा जो है वो एम्स से आ रहे हैं और वो एग्जामिन करने के लिए उस स्पोर्ट को जाएंगे। लेकिन शायद यह इन्फॉर्मेशन पास होने में उस पॉइंट तक, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो पॉइंट काफ़ी दूर था पोस्ट से और वहाँ तक जाने के लिए हमको बख्तरबंद गाड़ी का उपयोग करना पड़ा, तो इसलिए शायद ये पूरी तरह से कन्वे नहीं हो पाया, या हुआ तो बीच में कहीं गैप रह गया। हम लोग या किसी ने मिस इंटरप्रेट कर लिया। हम जब बख्तरबंद गाड़ी से उतर करके और उस तरफ जा रहे थे जहाँ पे उन्होंने उस एरिया को काफ़ी समय से कॉर्डन करके छोड़ा हुआ था, BSF वालों ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, उस एरिया की तरफ जैसे ही जाने लगे तो मुझे अपने सिर पर से कुछ सूं करता हुआ निकला, ऐसा महसूस हुआ। मैंने तुरंत BSF के अधिकारी जो हमारे साथ थे उनको बताया और उन्होंने तुरंत हमें सबको लेट जाने को कहा। और हम जब लेट गए तो वो काफ़ी देर तक वो सूं की आवाज़ ऊपर से चलती रही। उन्होंने कहा ये फायर आर्म बुलेट्स हैं, आप लोग सब लेट जाइएगा और जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक आप में से कोई उठेगा नहीं। और वो अपनी क्रॉलिंग करते हुए, जो काफ़ी दूर था व्हीकल रखा हुआ, इतना आसान पास भी नहीं था, करीबन 400-500 मीटर दूर होगा, वो वहाँ पे फटाफट, तब फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि कैसे BSF और आर्मी के लोग कितनी फास्ट क्रॉलिंग कर लेते हैं। वो गाड़ी में बैठ करके और अपनी पोस्ट पे गए, फिर वहाँ से पाकिस्तानियों से बात की और फिर वापस हमारे पास आए। इस सारी प्रोसेस में 30-40 मिनट लग गए। आई थिंक 40 मिनट तो 40 मिनट से 1 घंटे तक, कहीं भी कितना भी समय लगा होगा। अब जब वापस वो आए तब तक फायरिंग बंद हो चुकी थी। ये सब फायरिंग थी जो पाकिस्तानी रेंजर्स कर रहे थे। उन्होंने आके हमें बताया, वैसे तो उन्होंने बताया कि हमने उनको पहले इन्फॉर्म कर दिया था, उनसे पूछ करके हम आ रहे थे और उन्होंने वो एग्री कर गए थे, उसके बाद आ रहे थे, पर कहीं पे कोई गैप रह गया या वो जो आगे की तरफ उनके जो रेंजर्स होंगे उनको खबर नहीं पहुंची होगी और उन्होंने सोचा कि वहाँ पे ये बाड़ बनाने की, बारवर्ड वायर की एक बाड़ बनी है सारे पाकिस्तान इंडो पाक बॉर्डर पे, तो वहाँ पर पाकिस्तान वाले ये कहकर कि जम्मू तो हमारा है, आपका जो जम्मू कश्मीर है वो हमारा है, इसलिए उस समय वहाँ पे उस टाइम पे यानी कि 1996 में वहाँ पे वो बारवर्ड वायर की जो दीवार बनती थी उसको नहीं बनाने देते थे और काफ़ी दोनों तरफ से आपस में उस इशू को लेकर के झगड़ा चल रहा था। उन्होंने सोचा, जैसा पाकिस्तानी रेंजर्स ने इनको बताया, उनके अधिकारी ने उनको बताया कि उनके जो वहाँ पे जवान थे, रेंजर्स थे, उन्होंने सोचा कि हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्टर है, क्योंकि हम लोग तो सिविल ड्रेस में थे, तो उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया कि शायद ये इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो यहाँ पे बाड़ बनाने के लिए आए हैं। यानी कि वो जो बारवर्ड वायर की वहाँ बननी थी बॉर्डर के ऊपर, वो लगाने हम आए हैं, इसलिए उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन फायरिंग थोड़ी अपर रेंज पे थी जिससे कि हमको गोली लगे नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम खतरा तो खतरा है, इतना एक्यूरेट तो हो नहीं सकता बॉर्डर पे। तो खैर उन्होंने फायरिंग की थी, ऐसा उनका कहना था, क्योंकि फायरिंग तो फायरिंग होती है, उनको तो खाली फायरिंग का ऑर्डर मिला होगा, ये तो उन्होंने अपने मन से कह दिया होगा कि हमने कहा कि नहीं सिर के ऊपर से या साइड में फायरिंग करो। जो कुछ भी है, हम लोग करीब 40-45 मिनट बाद में वो आए और आके उन्होंने कहा, फिर हम लोग खड़े हुए, वो पानी की बोतलें भी साथ में ले आए थे, पानी वानी पी कर के, और फिर हम आगे बढ़े और जा कर के उस पूरे एरिया का निरीक्षण किया जो कॉर्डन किया हुआ था। और निरीक्षण के बाद में हमने काफ़ी सर्च वगैरह की, लेकिन हमको वहाँ पे कोई भी
बुलेट का अवशेष, क्योंकि सारी बुलेट वैसे आर पार हो गई थी, बॉडी के अंदर कोई भी बुलेट इम्पैक्टेड नहीं थी, सभी आर पार थी। 4 की 4 बुलेट यानी कि 8 वुंड थे और सभी बॉडी के अंदर से एंट्री एग्जिट कर गई थी। तो इसलिए वहाँ पे, लेकिन डायरेक्शन हमको वहाँ पूरी समझ में आ गई कि कहाँ पे डिकीज था, किस साइड में पाकिस्तानी रेंजर्स थे और कहाँ से वो गोलियाँ चली। तो ये सब नोट करके और इसके सारा विवरण लिख करके, नक्शा वगैरह बना करके, और हम लोग फिर वहाँ से करीबन 2-2.5 घंटे बाद वापस पोस्ट पे आ गए। फिर पोस्ट से हमको वापस जम्मू और आरएसपुरा के बीच में, जहाँ पे एक बीएसएफ का कैंप था, बड़ा कैंप था, वहाँ पे हम लोग गए और वहीं पे खाना खा के हम लोगों ने 2-3 घंटे वहीं पे काम करने का सोचा। लेकिन उसी बीच बीएस डोगरा साहब ने हमें कहा कि नहीं, आप थोड़ा रेस्ट कर लें, काफ़ी एग्जर्शन हो गया है, तो खाना खा के आप लोग रेस्ट वगैरह कर लीजिएगा। और इस पूरी रिपोर्ट सुबह बैठ के हम लिखेंगे, काफ़ी समय हो गया था क्योंकि 2-3 बजे तो खाना ही खाया हमने, और फिर और बातचीत करते हुए 4-5 बज गए थे तब तक। तो उन्होंने कहा कि अभी वहाँ गेस्ट हाउस में जा कर के और वहाँ बड़े आराम से हम लोग रिपोर्ट शाम को डिस्कस करके और मॉर्निंग में आप रिपोर्ट बना दीजिएगा। तो फिर हम वहाँ से वापस आ गए और जो गेस्ट हाउस था गवर्नमेंट का, एक बहुत अच्छा वहाँ पे गेस्ट हाउस था, उसी में हम ठहरे हुए थे। और वहीं फिर हमने बाकी के डिस्कशंस आपस में म्यूचुअल डिस्कशन किए और उस रिपोर्ट को वहीं पे हमने फाइनलाइज कर दिया। उसमें जो मेन फाइंडिंग थी वो इस प्रकार थी। 4 वुंड में से 3 वुंड ऐसे थे जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे, इनकी डायरेक्शन थी बॉडी में। एक वुंड ऐसा था जो बिल्कुल नीचे से बिल्कुल ऊपर की तरफ ट्रेवल करता हुआ, यानी कि नेक रीजन में था वो, और उसका एंट्री वुंड बिल्कुल नीचे की तरफ नेप ऑफ नेक के पास था, और एग्जिट वुंड भी उसी डायरेक्शन में आगे जाके था। अब ये शुरू में हमको यहाँ बैठ के समझ में नहीं आ रहा था, वो सीन पे जाके ही क्लियर हुआ। वहाँ पे अगर व्यक्ति कोई 1-2 बुलेट लगने के बाद गिर जाता है तो नेक्स्ट बुलेट, वो पोजीशन इस तरह से थी, लेवलिंग इस तरह से थी कि फिर जो नेक्स्ट बुलेट आएगी अगर उसको लेट जाने के बाद या गिर जाने के बाद, तो नेचुरली वो बॉडी के ऊपर हिस्से में ही और बिल्कुल बिलो अपवर्ड्स जाएगी, स्ट्रेट बिलो अपवर्ड जाएगी। और इसकी डायरेक्शन यही थी, स्ट्रेट बिलो अपवर्ड्स बॉडी में। तो यानी कि 3 गोलियां उनको तब लगी जब वो खड़े थे या जब गिर रहे थे, जिनका एंगल बिल्कुल पैरेलल में था, पैरेलल से थोड़ा सा ऊपर था, वो तो उस वक्त लगी जिस वक्त वो खड़े थे। उसके बाद की बुलेट्स में जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है, तो यानी कि वो गिरते वक्त बॉडी जो है उनको गोलियां लगी हैं, और जो गोली बिल्कुल बिलो अपवर्ड्स है वह उनके गिरने के बाद लगी है और अपोजिट साइड से आई है, तभी तो नीचे इसके नेप ऑफ नेक में नीचे लगी और ऊपर जा कर के नेक में चलती हुई और ऑक्सीपिटल रीजन के पास में बिना ब्रेन को डैमेज किए हुए, बाकी 3 गोलियां लगी डिफरेंट जगह वाइटल ऑर्गन्स पे, पर ये बिना उसके लगे हुए और वो बाहर उसमें से आ गई। अब ये सब कुछ बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा था कि यह व्यक्ति वास्तव में बॉर्डर तक पहुंचा, जो रिश्तेदारों का मानना है कि ये बॉर्डर पे इसको गोली लगी ही नहीं है या बॉर्डर में गया ही नहीं है, और फिर वहाँ पे जो ब्लड के निशान वगैरह थे जो अभी तक पड़े हुए थे, साल भर से पड़े हुए थे और बड़े ढक के रखे हुए थे, उनको बड़ा अच्छी तरह से उसके एरिया को कॉर्डन किया हुआ था, संभाल के रखा हुआ था। इसीलिए हम सब वहाँ पे उसके एग्जामिन कर रखे। बरसात वगैरह वहाँ बहुत होती है, लेकिन वो थोड़ा उससे प्रोटेक्ट किया गया था उस एरिया को, कि वहाँ पे एविडेंसेस
पड़ी रहे, ये लोकल पुलिस की वहाँ की रिक्वेस्ट के ऊपर। तो अकॉर्डिंगली उन्होंने इस तरह से वहाँ पे त्रिपाल वगैरह सारा वो लगा के किया हुआ था कि भी कॉर्डन किया हुआ था कि वो एरिया बरसात में या किसी उसमें भी ख़राब नहीं हो, और वो ख़राब बाय द वे नहीं भी हुआ भी नहीं था। तो वहीं पे सब कुछ देख करके ये निश्चित हो गया कि हाँ, यहीं पे इस व्यक्ति की, धर्मवीर सिंह की डेथ हुई है, वहीं पे उनकी मृत्यु हुई है, वहीं पे उनको गोलियां लगी हैं, और एक गोली उनके ज़मीन में गिरने के लगने के बाद लगी है, क्योंकि और किसी तरीके से उस बुलेट की एंट्री और एग्जिट को हम एक्सप्लेन कर सकते ही नहीं थे। इस तरह से एक पूरी रिपोर्ट उसके बाद में बना करके मैं वहाँ लोकल नक्शा सभी कुछ जो है वो आपको यहाँ भी दिया गया है, इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, और वो नक्शा भी दिया है, जगह का भी मैप है जहाँ पे वो मृत पाए गए थे इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर, वो सब वहाँ पे दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ ही हमने अपने आप को भी धन्यवाद दिया कि हम उस फायरिंग से, और 45 मिनट तक जो हम लेटे रहे उस पीरियड में, और गोलियाँ चलती रहीं और दिल धड़कता रहा, वह भी एक याद करने लायक सीन था, और वो हमने याद रखा। तो ये थी कहानी बॉर्डर की, इंडो पाक बॉर्डर पे। और उसके बाद हमने रिपोर्ट सबमिट की, उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट को सबमिट की, अपना पूरा डिटेल रिपोर्ट बना करके, साथ में हमारी रिपोर्ट लगा करके, बेस्ड ऑन और रिपोर्ट, हमारी रिपोर्ट के आधार पे उन्होंने फिर अपनी रिपोर्ट बना के फाइनली कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया, जो एक्सेप्ट हो गई, और इस तरह से ये केस क्लोज हो गया। तो ये थी कहानी इंडो पाक बॉर्डर आरसपुरा की। धन्यवाद।